गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं भी बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। तो लास्ट टॉपिक कर रहे हैं आज अपने लोग, कैपेसिटर। ठीक है। और फुली उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली वीडियो सारी देखी होंगी। डाउट्स आए होंगे तो आप लोगों ने पूछे तो है नहीं। तो फुली मैं ये सोचूंगा कि आप लोगों के डाउट्स अपने आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो वेले नहीं बैठना है घर पे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। जरूरी नहीं है जस्ट फिजिक्स पढ़ें। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बायो वालों के पास बायो है, मैथ वालों के पास मैथ भी है। ठीक है। पीएचई भी करिए, इस टाइम इंग्लिश भी करिए, सीएस भी करिए। इंफॉर्मेटिक अगर प्रैक्टिस है, आईपी है आपके पास, वो भी करिए। कोई भी सब्जेक्ट आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर आपके दिमाग में अगर ये कुछ चल रहा है कि अगर ये टाइम बढ़ रहा है तो आपके एग्जाम्स का जो टाइम है वो भी आगे हो सकता है बढ़ जाए, तो उसके बारे में अगर आप अभी सोचोगे तो एक बार ये जरूर सोच के देखना कि अगर वो टाइम नहीं बढ़ा फिर तो आपका ये वाला सारा का सारा टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यही सोच के रखिए कि अगले साल भी आपके फैब में ही एग्जाम्स हैं, जैसे इस साल हो गए। फैब मार्च में आपके एग्जाम्स हैं, तो आप ये सोचिए कि इस टाइम को यूटिलाइज करना है कैसे भी करके। ठीक है। तो पोटेंशियल टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आज अपने लोग करेंगे का कैपेसिटर। ठीक है। तो कैपेसिटर करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछना चाहूंगा कि घर में आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको देखा है लगे हुए। कैपेसिटर को आपने कहीं ना कहीं घर पे लगे हुए देखा है। उम्मीद करता हूँ सबको आइडिया होगा कहाँ लगा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। इसका दूसरा नाम मैं बता देता हूँ, जो घर में किसी ने यूज करा होगा तो वो होता है कंडेंसर। तो फुली सबको याद आ गया होगा। तो ये पंखों में आप लोगों ने देखा होगा कि पंखों की अगर स्पीड अगर धीरे धीरे कम हो जाती है तो उसका रीजन क्या बोला जाता है कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है, इसको रिप्लेस करा जाए। तो उससे क्या होता है, कंडेंसर कैपेसिटर की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है एनर्जी को स्टोर करने की और फिर उसको रिलीज करने की, जब टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली आपका पंखा तेज चलना शुरू कर देगा अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एक काम करिएगा, कंडेंसर को निकालिएगा। ठीक है। और उस वायर से ज्वाइन कर दीजिएगा और फिर स्विच को ऑन ऑन करिएगा। चेक करिएगा आपका पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं पंखा नहीं चलेगा। ठीक। अब करंट पास हो रहा है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है? मोटर तक करंट पहुंच रहा है, आपने वायर तो जोड़ दी थी। जो कंडेंसर को आपने निकाला था, जिन दो वायरों के साथ वो कंडेंसर लगा था, आपने उनको ज्वाइन तो कर दिया है। करंट भी जा रहा है पंखे में, तो वो चल क्यों नहीं रहा है? अब कंडेंसर वहां पर बेसिकली जो काम कर रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक साथ प्रोवाइड करवाता है। ठीक। तो कंडेंसर निकाल के देखो, घर में विले हो आप लोग ना, बिल्कुल फ्री हो तो एक काम जरूर करना। जब लाइट गई हो, ऐसा नहीं है कि लाइट है और फिर आप ये काम कर रहे हो तो शॉक लगने का डर होगा, करंट लग सकता है। तो प्लीज ये काम नहीं करना उस समय। ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंडेंसर निकालना है, दोनों वायरों को जोड़ देना है और फिर आप चेक करना है एक बार कि पंखा चलेगा क्या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा वो। अब जब नहीं चल रहा है तो एक काम करिएगा, जब लाइट आ जाए स्विच को ऑन करिएगा, डंडा लीजिएगा, पंखे को घुमाइएगा, एक जर्क प्रोवाइड करवाइएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पंखा उसी स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा जिस स्पीड से पहले चल रहा था। ऐसा क्या काम करा उस डंडे ने जो कैपेसिटर कर रहा था? तो डंडे ने क्या काम करा, उसको एक सडन पुश दिया। वो सडन पुश कौन दे रहा था पहले? आपका कैपेसिटर। एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने स्टोर करी हुई थी, वो क्या कर रही थी, एक मैकेनिकल वर्क कर रही थी। उसने स्टोर कौन सी एनर्जी कर रखी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ऑटोमेटिकली एक स्विच का काम होता है, एक रिले का काम होता है एक मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करवाने का। तो वो उस समय कौन कर रहा है? कैपेसिटर कर रहा है। तो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर बेसिकली इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड इट कैन बी यूज्ड। क्लियर है? सिंपल सी बात हो गई है। ठीक है। अब आपके दिमाग में अगर ये चीज चल रही है कि सर कंडक्टर भी तो चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो क्या मैं उसको कैपेसिटर कह सकता हूं ना? कैपेसिटर अपने आप में एक क्षमता रखता है कि उसकी एक एबिलिटी होती है चार्ज को इंक्रीज करने की, उसकी एक एबिलिटी होती है और उसके चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने की। कंडक्टर के अंदर ये क्षमता नहीं होती है। उसके अंदर जो चार्ज की स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, बट कैपेसिटर क्या कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। अब होता कैसे है ये, तो ये आने वाला जो टॉपिक है इसके जस्ट बाद में जो कराऊंगा उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। बट अभी के लिए क्या आपने समझना है कि अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं,
ठीक, इस कंटेनर के अंदर मैं पानी भरता रहूंगा अगर, तो होगा क्या, लेवल बढ़ता रहेगा। तो उसी सेम टाइप से आपने एक चीज जो कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है वो ये कि अगर कंडक्टर को आप चार्ज देते जाओगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मैंने क्या करा, कोई भी एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज देता जा रहा हूं। ठीक है, तो जितना चार्ज देते जाऊंगा उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली चार्ज क्यू जो आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वी के। ठीक, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडक्टर को जब मैं चार्ज दूंगा तो उसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब मैं साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, जब कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट को अपने लोग क्या नाम दे देते हैं, कैपेसिटेंस, दैट इज सी। Q is equal to C. C basically is the property of a particular conductor to hold up that particular charge. तो कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, का है क्या करने की, चार्ज को होल्ड करने की, वो कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है। क्लियर है। अब सपोज करता हूं मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है, कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो चार्ज बेसिकली जब कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस के ऊपर ही तो होगा। ये तो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके। तो चार्ज अंदर तो जाने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज इनसाइड अ पर्टिकुलर स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अब मान लिया जाए अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर का चार्ज है समथिंग क्यू नाम का, और इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या इसके अंदर का पोटेंशियल भी जीरो होगा। क्वेश्चन मार्क क्या आता है, क्या v भी जीरो होगा। ठीक, अगर v जीरो हुआ तो भाई उसके अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो कैपेसिटेंस भी जीरो होगी फिर तो। बट आपको साफ दिख रहा है कि उसने जो चार्ज को होल्ड करा हुआ है, जब चार्ज को होल्ड करा हुआ है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होना चाहिए। तो पोटेंशियल कितना होगा, तो हम क्या उस समय एक चीज मान के चलते हैं कि पर्टिकुलर चार्ज कहाँ है, या पर्टिकुलर चार्ज आपका सारा का सारा कहाँ है, सेंटर। ठीक, तो अगर ये सेंटर पे है तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा सरफेस के ऊपर उतना पोटेंशियल अंदर होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक कंप्लीट जो आपकी जगह है, क्या ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिल्कुल। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, तो इसका मतलब v अंदर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो v अंदर का कांस्टेंट कैसे हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कहीं पर भी तो वहां v कांस्टेंट ही होगा। कैसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक है उसको उठाइए, तो वहां से आपको एक फॉर्मूला मिलता है E इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dr। अगर E जीरो है तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट इज कांस्टेंट और व्हाट इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग दैट इज जीरो, तो उस पर्टिकुलर समथिंग को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो V वहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर V अंदर का कांस्टेंट है तो चार्ज Q की वजह से जो भी पर्टिकुलर पोटेंशियल सरफेस पे था वही अंदर होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन, अगर इसका रेडियस मैं मान लेता हूं R है तो Q/R। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और अब मैं अगर इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो क्या V की वैल्यू ये थी, इसको यहाँ पे आप पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू क्या मिलता है, Q अपॉन V की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Q से Q कैंसिल हो जाता है तो C की वैल्यू निकल के आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आपके पास आई कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो इसका मतलब कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर आपके पास होगा या कंडक्टर आपके पास होगा, उसकी कैपेसिटेंस चार्ज को होल्ड करने की जो क्षमता है वो कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आपको जस्ट उसका रेडियस चाहिए होगा। अब डेली लाइफ बेसिस पर अगर आपने कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर देखा है तो आप गेस करिए कौन सा है, उसकी क्षमता सबसे ज्यादा चार्ज को होल्ड करने की होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर पता होगा, और अगर आपने आंसर सोचा अर्थ है तो वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो अर्थ का अपना जो कोई जो रेडियस होता है, उस रेडियस की वैल्यू को आर को अगर आप यहाँ पुट करते हो, उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकालते हो, तो सी विल बी इक्वल टू, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/9 इंटू 10⁻⁹। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, 1/10⁻⁹। ठीक है, आर की वैल्यू को पुट करिएगा 65,000 किलोमीटर, सॉरी 6500 किलोमीटर। ठीक है, तो 6500 किलोमीटर अगर आप यहाँ पुट 64, सॉरी 6400 किलोमीटर अगर आप यहाँ पुट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाती है। अब ये कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आती है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है वो ध्यान दीजिएगा। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एस आई के टर्म्स में यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है फेराड्स, एस आई के टर्म्स में। ठीक है, और हम अगर बात करें सीजीएस के टर्म्स में, तो सीजीएस के टर्म्स में होती है स्टेट फेराड्स, STAT, स्टेट फेराड। ठीक, अब ये हो गई एसआई में, ये हो गई सीजीएस में, दैट इज स्टेट फेराड्स। ये कहा जाता है कि जो फेराड यूनिट है कैपेसिटेंस की, वो बहुत ही बड़ी यूनिट ले ली गई है, क्योंकि ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं बना है उसकी अपनी कैपेसिटेंस फेराड्स में कभी आई नहीं। तो आपके सामने अर्थ एक ऐसा कैपेसिटर है जो सबसे बड़ा है, उसकी अपनी अगर आप कैपेसिटेंस यहाँ से मेजर करने की कोशिश करोगे तो वही बहुत ज्यादा कम आती है, वो आती है ऑलमोस्ट अराउंड 711 माइक्रोफेराड्स। ये आप मेजर करके देखिएगा, आपको ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, जब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की वैल्यू 711 माइक्रोफेराड्स है, तो इससे बड़ा तो कोई कैपेसिटर वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वहां से आप आइडिया लगा लो कि फैराड जो आपने यूनिट का नाम तो दे दिया है कैपेसिटर्स को, तो वो अपने आप में जब उसकी अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है माइक्रो फैराड्स में है, तो फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड कंसीडर्ड टू बी सो बिग। इसको लार्ज क्यों कहा जाता है, बिकॉज द लार्जेस्ट कैपेसिटर टू बी नोन इज अर्थ एंड इट्स own capacitance is about in microfarads, so we can say that the farad, the unit of capacitance is very big। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि कैपेसिटर को डिजाइन कैसे करा जा सकता है। तो अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर की बात करता हूं, तो सिंगल कैपेसिटर को मैंने एक उसका मनचाहा चार्ज प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, तो उसको कंप्लीटली चार्ज कर दिया आपने प्लस के साथ। अब इसकी जो कैपेसिटेंस है, मतलब चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, मैं उसको चेंज कैसे कर सकता हूं। अगर मैं चेंज कर सकता हूं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कैपेसिटर वर्ड यूज कहा जाएगा। तो मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को कह सकता हूं कि वो कैपेसिटर है। तो चेंज करने के लिए क्या करना होता है, एक अपने लोगों ने एक और कंडक्टर को कंसिडर करना होता है, तो उसके पास में जस्ट सिंपली ऐसे ही लेके आएंगे अनचार्ज कंडक्टर को। जब मैं एक अनचार्ज कंडक्टर को उस चार्ज कंडक्टर के पास लाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन, इस प्लस की वजह से इसके इस साइड पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। ठीक है, और दूसरी साइड पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे, पहले स्टेप में जब मैंने इस कंडक्टर को रखा, उसने क्या करा, इसके पोटेंशियल को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, नोटिस कर लो, प्लस का चार्ज है, तो चार्ज क्यू की वजह से इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल वी होगा। इस प्लस चार्ज की वजह से इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल पहले से था, बट आपने क्या करा, इस कंडक्टर को लाने के बाद इसका नेगेटिव चार्ज जो कि इसके पास है, तो नेगेटिव का पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप हुआ होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, बट उसी सेम टाइम पर इस पॉजिटिव चार्ज का भी डेवलप हुआ होगा पोटेंशियल। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जितना नेगेटिव का पोटेंशियल हुआ उतना ही पॉजिटिव का हुआ, तो पोटेंशियल चेंज ही कहाँ हुआ, बट नहीं, नेगेटिव का चार्ज उसके ज्यादा क्लोज है। जब चार्ज ज्यादा क्लोज है तो आर डिस्टेंस कम है, तो पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका, नेगेटिव का। तो नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा तो एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल
जो आया होगा वो एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आया होगा, ठीक है। अब नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव का होगा, पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव का होगा, तो ओवरऑल जो चेंज आया होगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब पोटेंशियल पहले से हो गया कम, ठीक। अब जब कम हो गया तो मैं उस पोटेंशियल को बढ़ा सकता हूँ, तो पोटेंशियल को बढ़ाने का तरीका चार्ज प्रोवाइड करवा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको थोड़ा और चार्ज प्रोवाइड करवा दिया। जस्ट एक रॉड एक कंडक्टर के पास लाते ही उसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम हो गया। पोटेंशियल कम होने का मतलब है हम उसको चार्ज और प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक। अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं चार्ज को और प्रोवाइड करवा दूं, उसके चार्ज को मैं और बढ़ा दूं। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, जो पॉजिटिव का चार्ज उसके पोटेंशियल को उस समय बढ़ाने का काम कर रहा है, मैं अगर उसी को रिमूव कर दूं, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मेरा काम और आसान नहीं हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, इस साइड को अर्थ कर दो, ठीक। जब आपने इसको अर्थ करा, अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है सर ये भी तो अर्थ हो गया साथ में साथ, बट ये बाउंड है, ये किसके साथ बाउंड है, पॉजिटिव चार्ज के साथ बाउंड था, इसको होल्ड करा गया है इस पॉजिटिव चार्ज के कुलम्बिक फोर्स की वजह से। बट उस समय पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज अब बचा ही नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो भी ऑटोमेटिकली वैनिश हो गया। तो कंपैरेटिवली जो ये पोटेंशियल को बढ़ाने का काम कर रहा था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। जब पोटेंशियल कम हुआ है तो पोटेंशियल को बढ़ाना है, तो बढ़ाने का तरीका क्या है, उसको और चार्ज प्रोवाइड करवा दो। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, बट उसके साथ साथ उसको क्या कराया जाता है, अर्थ कराया जाता है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को नाम क्या दे दिया जाता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। वो डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस क्या स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, हेंस क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो एक सिंपल सा फिनोमेना था कैपेसिटर का, होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा कैपेसिटर के, कंसेप्चुअल्स जो आते हैं उनके ऊपर फोकस करना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला और पोलराइजेशन जो मेथड होता है वो बताऊंगा, ठीक है।